नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बेहद खास दिन है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण की। मौका है विश्व पर्यावरण दिवस का और पर्यावरण की बात ऐसी जो नियम कायदे कानून तो ठीक हैं, पॉलिसीज तो ठीक है, लेकिन आपसे और हमसे सीधी जुड़ी हुई है। तो पर्यावरण के वास्ते और बिजनेस के रास्ते, इसके अलावा आपके और हमारे पर्यावरण के लिए क्या रूल्स हैं, आप और हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कुछ काम हो रहा है, कागज पर नहीं, एक्चुअल जमीन पर, और उससे कितना फर्क पड़ रहा है, आप देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये समझ में आएगा कि ये पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आने वाली पुश्तों की बात छोड़िए, आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और जब हम इसकी रक्षा करेंगे, जब हम इसका संरक्षण करेंगे तो ये हमारी रक्षा करेगा। और ये दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, किसी एक की बात नहीं है। प्रकृति अपने रास्ते ढूंढ लेती है, लेकिन हमें प्रकृति के साथ रास्ता बनाकर चलना, और आज हम उसी की बात यहाँ पर आपसे करेंगे। राइट, तो आज हमारे साथ इसके लिए कुछ खास मेहमान हैं और उनकी कहानियों से हम जानेंगे कि पर्यावरण सिर्फ एक कहने सुनने की बात नहीं है, पर्यावरण सिर्फ पॉलिसीज और कागजों की बात नहीं है, सरकार पे छोड़ देने की बात नहीं है, आपकी हमारी बात है। और इसमें और तो और बिजनेस के आइडियाज भी जनरेट हो सकते हैं, मतलब पैसे भी हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रा फाउंडेशन के गिरीश कुलकर्णी साहब। आप वैसे तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के फाउंडर हैं, 25 साल से उससे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, लेकिन उससे हटकर आपने पर्यावरण को भी अपना मिशन बनाया है, रा फाउंडेशन को को फाउंड किया है। और बता दूं कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं हमारे, उन पर रिफॉरेस्टेशन का काम कर रहे हैं, जंगलों को दोबारा जीवन दे रहे हैं, और भी बहुत सारे काम जो उनसे हम जानेंगे, लेकिन एक ये प्रमुख चीज़ वो कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं री5 इनोवेशंस की फाउंडर डॉक्टर लक्षिता मालवी। और लक्षिता का कहना है कि रिसाइकलिंग पे आप काम करती हैं, और लक्षिता का मानना है कि रिसाइकलिंग सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है, जिसे आप अगर ढंग से करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक बिजनेस करने का भी मौका देती है। और साथ हैं हमारे तीसरे मेहमान अंकित माथुर साहब, जो कि ग्रीनवे ग्रामीण, ये उनकी कंपनी है। काम क्या करती है? काम करती है कि वो इको फ्रेंडली स्टोव्स बनाती है। मतलब उन्होंने कई हज़ारों लोगों को वो जो धुएं वाला, जो लकड़ी के साथ वाला ईंधन होता है, उससे छुटकारा दिया है, पर्यावरण की तो मदद की है, लोगों के स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबसे मुलाकात करके। गिरीश साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। पहले बात ज़मीन पर जो हम कर रहे हैं उसकी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सुनना कि रिफॉरेस्टेशन, मैंने आपका एक प्रेजेंटेशन देखा था और उस दिन से वो मेरे दिमाग में, आपने कुछ चित्र दिखा के बताया था कि पहले ये पहाड़ कैसा दिखता था, वेस्टर्न घाट का वो फोटोग्राफ था, और अब जब आपने उस पर रिफॉरेस्टेशन का काम किया तो उसकी लेयर बदल गई थी, उसमें एक हरा पैच बड़ा सा लंबा सा। कितना इंपॉर्टेंट है सर ये चीज़, और इससे क्लाइमेट चेंज से हम कितना इफेक्टिवली लड़ पा रहे हैं? सही कहा आपने। मैं जैसे आपने कहा, रहा फाउंडेशन में को फाउंडर हूँ, और हम लोग वेस्टर्न घाट में, यानी सह्याद्री में, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने के ऊपर हम लोग रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दो तरीके हैं। एक तो जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं कि उनके प्राइवेट जमीन के ऊपर वो लोग फ्रूट ट्रीज हो या फॉरेस्ट ट्रीज हो, उनको लगाने में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो कॉमन लैंड है, यानी कि ग्राम पंचायत की जमीन हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन हो, उस जो भी बैरन है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन में हार्डली 10% ट्री रहते हैं। तो वो जो बैरन ट्रीज हैं, वो बैरन एरिया जो है, उसको हम लोग पूरा इंटीग्रेटेड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करते हैं, यानी कि पानी का कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सॉइल कंजर्वेशन, ग्रास कंजर्वेशन, और वहां पर जो 10-20% जो ट्रीज बाकी हैं, उनको, मतलब उनको कटने से बचा बचा देना, एंड फाइनली न्यू ट्री प्लांटेशन। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2000 एकड़ प्लांटेशन किया है कॉमन्स के ऊपर, और 3000 एकड़ एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल के अंदर। हमारी कोशिश ये है कि हम लोग नेक्स्ट 5 साल में 1 लाख एकड़ हम लोग पूरा ये करेंगे, ग्रीन करेंगे। जो हमारा 2-3 साल का जो इम्पैक्ट, आपने सही कहा कि जो बैरन, पूरे बैरन पहाड़ थे, नेचर, आपने भी सही कहा, नेचर इज पावरफुल। नेचर क्या क्या कर सकती है, ये मतलब हमारी इमेजिनेशन के बाहर है। थोड़ा उसको हम साथ देने चाहिए, हम उसको। तो जो मतलब कटे हुए ट्रीज थे, फॉर एग्जाम्पल,
एक एक साल में 3-3, 4-4 फुट बढ़ते हैं, जस्ट कंजर्वेशन। नए ट्रीज तो बढ़ते ही हैं। जो पानी बचता है, पानी कंजर्व होता है, उससे आसपास के सारे गांवों का, सारे वहां पर कुएं हैं जो है, सारे भर जाते हैं। उनको 12 महीने उनको पूरी मतलब एग्रीकल्चर काम वहां कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है। एंड ऑफ कोर्स जो ओवर टाइम जैसे पेड़ बड़े हो जाएंगे तो वहां फल मिल सकते हैं गांव वालों को, मेडिसिनल ट्रीज भी है वो मिल सकते हैं। तो देयर आर मेनी अदर बेनिफिट्स व्हिच आर तो पॉसिबल यहाँ इन पर दिस। गिरीश साहब एक एक सवाल मन में आता है कि ये जो वेस्टर्न घाट्स है बहुत ही बायोडाइवर्सिफाइड एक पूरी चेन है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स है काफी। तो कैसे आपने मैनेज किया होगा कि वहाँ की स्पीशीज भी रहें और वो काम भी आप कर पाएं जो आप करना चाह रहे हैं? स्पेशली मैंने शायद आपके प्रेजेंटेशन में सुना या कहीं और सुना कि इससे जब ये एक लक्ष्य पूरा होगा शायद कुछ साल लग जाएं इसमें, लेकिन तब जाके वो हमारे मॉनसून तक को इम्पैक्ट करेगा। तो वेस्टर्न घाट्स जो है ना, ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। इसमें से जैसे आपने कहा, रेगुलेट करता है मॉनसून को पूरा। दूसरी चीज है, यहाँ से तकरीबन 250 मिलियन यानी 25 करोड़ लोगों का जो पानी का मेन सोर्स है, जो रिवर्स है, मतलब 10 बड़ी रिवर्स और हजारों छोटी रिवर्स, वो इसी से आती है। तो इसको रेगुलेट करना बहुत मतलब प्रोटेक्ट करना और रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। एंड जैसे आपने कहा बायोडाइवर्सिटी, कि जैसे हम लोग नए प्लांटेशन करते हैं, वो उस इलाके पे कौन से झाड़ थे पहले, हम लोग वहां के लोग गांव वालों से जो बूढ़े गांव वाले हैं उनसे बात करते, भाई 50 साल पहले यहाँ पर कौन से झाड़ थे, तो वो उसी वही ट्रीज लगाते हैं। क्योंकि नया फॉरेन कुछ लाने में कोई मतलब नहीं है, इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो इसके लिए हम लोग, हमारा पूरा कोशिश है कि इस तरीके से हम लोग काम करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखिए 50 साल पुराना पेड़ लगाना, ये छोटी छोटी बातें हैं और इनफैक्ट इसके बड़े परिणाम हमें आते हुए दिखाई देंगे। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा गिरीश साहब, लेकिन फिलहाल लक्षिता, जो आपकी एक लाइन मैंने पढ़ी थी और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उससे कि रिसाइकलिंग इज नो लॉन्गर चॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके साथ अगर आप बिजनेस भी जोड़ें तो फिर वहाँ प्रॉफिट्स भी देख सकते हैं। तो फिलहाल रिसाइकलिंग कितना इंपॉर्टेंट है? अक्सर अभी तक तो हम डे टू डे में चीज़ों को रिसाइकिल करना, सुनना, देखना, वो मार्क जो बना हुआ रहता है वो है, वहाँ तक है, लेकिन एक्चुअली में कोई इसको प्रैक्टिस नहीं करता। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, और बताइए, ट्रू। फिर हम बिजनेस पे आएंगे। यस, तो हम जैसे रिसाइकलिंग के बारे में बात करते हैं, इंडिया में तो एक तो रिसाइकलिंग ज्यादातर हमें ऐसा लगता है कि क्यों किसी के कपड़े नहीं पहनने, दूसरी बार नहीं पहनने चाहिए। बट ये सारी चीजें धीरे धीरे करके अब हमारे पर एक बर्डन बन गया है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ फैब्रिक वेस्ट, वी हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो इस वजह से निकलता रहता है, क्योंकि हम किसी दूसरे का थोड़ा सा भी खराब चीज नहीं यूज करना चाहते, हम सोचते हैं कि नई चीज हम ले लेंगे, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। बट दिस इज इम्पैक्टिंग आवर मदर नेचर, एनवायरमेंट पे इस पे काफी फर्क, काफी ज्यादा इसकी वजह से हम इम्पैक्ट हुए हैं। इनफैक्ट द डेटा शो दैट द ई वेस्ट व्हिच वी हैव जनरेटेड in 2022 is like 62 approximately 62 बिलियन केजी ई वेस्ट हमने प्रोड्यूस कर दिया है इस चक्कर में। और डेकेड तक पहुंचते पहुंचते हम इसको अप्रोक्सीमेटली 90 बिलियन केजीज तक ले जाएंगे। सो वी नीड टू नाउ हैव अ कॉन्शियस एफर्ट्स जहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे एज अ मेंबर ऑफ दिस एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, जहां पर हम वो चीजों को प्रिजर्व कर पाए, रीयूज कर पाए, रिसाइकल कर पाए, रिड्यूसिंग all the carbon footprints that we are creating as human beings. So this is where the Refive also had तो shapen ठीक है, आपकी बात itself. समझ में आई कि आपको अपनी मौजूदा चीज़ों को अगर थोड़ा कॉन्शियसली आप दोबारा इस्तेमाल कर लें तो Yes. वो चीज़ आपकी पर्यावरण, आपकी पृथ्वी को बहुत बड़े बोझ से बचा सकती है। तो ये तो इसका एक बेसिक फ़ायदा हो ही गया जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं। अब नाउ अंकिता, दूसरी चीज़ की ऑफन रिसाइकलिंग की जब हम बात करते हैं उसे कॉस्ट माना जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये कॉस्ट नहीं है, बिजनेस, मतलब ये उल्टा हो सकता है, इससे आप पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे? सो इससे अब हम छोटे छोटे जब हम चीजें निकालते हैं, जैसे कि फैब्रिक आ गया, फैब्रिक रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट बूमिंग कंपनीज विच इज देयर। ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, इससे हम काफी हमें सेमी प्रेशर्स और प्रेशस मेटल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं। हमारे पास यू हैव ये विंड मिल्स होते हैं जिनके हमारे पास टर्बाइंस आते हैं। तो टर्बाइंस ऑल्सो वो बहुत बड़ा एक इश्यू बन गया है। जब हमने विंड मिल्स चालू किए थे तो सबने बहुत सारे विंड मिल्स निकाले, बट अब उसको रिसाइकिल कैसे करना है बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता। इट इज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस ऑफ द वर्ल्ड। सो नाउ इन इंडिया ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट।
विंड मिल रिसाइकलिंग ऑल्सो हम करते हैं इस प्रोसेस में। सो एंड बैटरीज, अभी हम बैटरीज का बहुत सुनते हैं कि अब ई व्हीकल आ गए हैं, बट अब ई व्हीकल की भी बैटरीज निकलेंगी जो बाद में उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लिथियम होता है, इन सबको हमें रिसाइकल करके फॉर अ बेटर फ्यूचर हमें उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे जब आपके पास आऊंगा तो लक्षिता ये समझने की कोशिश करूंगा कि मैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट, एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल पर्सन उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है और उस पर अपना योगदान दे सकता है। नाउ कमिंग टू यू अंकित, मैं सबसे पहले तो समझना चाहूंगा कि वो धूल धुएं से जो आपने निजात दिलाई लोगों को, वो क्या बनाया, कैसे काम होता है इसमें, और जब हम कहते हैं कि इको फ्रेंडली स्टोव तो उसमें कैसे इन्वायरमेंट आ रहा है और कैसे इको फ्रेंडली बनती हैं ऐसी चीजें? जी, सबसे पहले तो थैंक यू विपिन, हम सबको यहाँ पे बुलाने के लिए और विश्व पर्यावरण दिवस पे इन सभी बातों के बारे में बात करने के लिए। तो जो हमारा इनोवेशन है जिसको कि हम ग्रीन वेस्ट स्टोव कहते हैं, ये एक तरीके से लकड़ी को जब जलाया जाता है तो उसको सही मात्रा में हवा प्रदान करता है और उस वजह से लकड़ी पूरी तरह से जलती है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जलेगी, इसमें ईंधन, इसमें लकड़ी ही रहेगी, लेकिन जो सही से नहीं जलती थी और उसकी वजह से जो कंपोनेंट पीछे छूटते थे, प्रॉपर उसका जिसे कहें ऑक्सीडेशन नहीं होता था, वो करने में मदद मिल रहा है, राइट? बिल्कुल विपिन, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी हमारे साथ यहाँ पे इनोवेशन कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को समझना चाह रहा था। जी बिल्कुल। तो इसमें होता ये है विपिन जी कि जो आज भी ग्रामीण इलाकों में और शहर से जुड़े हुए कुछ इलाकों में लोगों के पास इस तरह का अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि वो पूरे समय एलपीजी इस्तेमाल कर सकें। हालांकि सरकार ने बहुत काम किया है इस पे कि ईंधन को पहुंचाया जाए गांव तक, लोगों को सब्सिडी दी जाए, फिर भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग अभी भी मट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस एनर्जी एक्सेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ग्रीन वेस्ट स्टोव का इजाद किया और अब तक हमने करीब 32 लाख चूल्हे बेचे हैं पूरे इंडिया में और कुछ नेपाल, सब सहारन अफ्रीका, इन सभी जगहों पे। तो ये भी एक उदाहरण है। ये पर्पस यही था कि देखिए, एनवायरनमेंट को बचाना है। अब लोगों को इन जनरल एनवायरनमेंट के साथ बहुत उस तरीके से कनेक्ट नहीं आता है, मतलब उनको लगता है एनवायरनमेंट तो अपना काम कर दे, लेकिन हम उसके लिए क्या करें, ये सोच थोड़ी नहीं आती, थोड़े आलसी बन जाते हैं कई बार। लेकिन अगर चाहे मान लीजिए उसमें कोई इंटरेस्ट जुड़ जाए, कोई बिजनेस एंगल जुड़ जाए, वैसे तो एनवायरनमेंट से आप चीज़ें अच्छी कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक गिरीश जी, तो देखिए, एक काम है जो आप कर रहे हैं, एक काम है जो यहाँ पर लक्षिता कर रही है, एक काम है जो अंकित कर रहे हैं। कलेक्टिवली जब हम इनको आगे लेकर चलें तो क्या सच में हम इन्वायरमेंट को कुछ दे पाएंगे, या अभी भी ये एफर्ट बहुत ही जिसे कहें छोटे हैं, हमें बड़े स्केल पर करना पड़ेंगे? क्योंकि देखिए, जब भी इन्वायरमेंट पे हम शो करते हैं थोड़ी बड़ी बड़ी पॉलिसी की बातें हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिसमें आम व्यक्ति कंट्रीब्यूट करे और कुछ ऐसा उसमें जुड़ जाए जिससे चीजें होने लगे। क्या ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, इससे हम बात आगे ले जा पाएंगे अपने पर्यावरण के लिए? ऐसा है कि बहुत अभी तक जो लास्ट 10-15 साल में हुआ है, एफर्ट जो हुए हैं वो जस्ट अभी शुरू हुए हैं। अपना जो गोल था, नेट जीरो गोल था कि 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर राइज लिमिट होना चाहिए, वो 2030 तक, फिर 2040 तक किया, अभी हम लोग 2050 की बात कर रहे हैं। और इससे अब ये एफर्ट्स बहुत कम है उस हिसाब से। अभी देखिए, आप लास्ट 10 साल देखेंगे तो जितनी गर्मी हुई है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में, तो ग्लेशियर के मेल्टिंग हो रही है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो बहुत कुछ तकलीफें हो रही है जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एक्ट इन टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सारे एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं हम 1 लाख ट्रीज लगाएंगे तो 1 लाख एकड़ रिफॉरेस्टेशन करेंगे, ये कुछ नहीं है। अपने को 1 करोड़ एकड़ करने चाहिए। ऐसे हमारे ऐसे बहुत संस्था होनी चाहिए जो इसमें काम करेंगे। लाइकवाइज जो ये लोग रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, ह्यूज एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज हर एक शहर में आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े लैंडफिल खड़े हुए हैं। ह्यूज एफर्ट इज रिक्वायर्ड। बहुत और काम करना जरूरी है, बहुत और लोगों को काम करना जरूरी है। तो लक्षिता, कोई ऐसा फिगर आपके पास कि जैसे जब हम बात करते हैं बाकी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और अभी इतना ही पेनिट्रेशन है, अभी इतना स्कोप है, रिसाइकलिंग पे कितना काम हो रहा है, कितने लोग हैं जो आपकी तरह काम कर रहे हैं?
सो दैट इज ऑल्सो देयर. हम ऑलमोस्ट मतलब अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सिर्फ 9% ऑफ पीपल आर वर्किंग फॉर रिसाइकलिंग इन द रिसाइकलिंग बिजनेस. क्या होता है ना, हमारे पास वेंडर छोटे छोटे लोग काम करते हैं कि पस्ती वाला है, भंगार वाले को मैंने दे दिया. अब वहां से क्या हो रहा है वो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते. हम एंड टू एंड नहीं देखना चाहते कि भाई अगर मैंने लैपटॉप मेरा खराब हो गया मैंने दे दिया तो अब उसका क्या हो रहा है मुझे नहीं पता. अब वो पस्ती वाला उसको कहीं फेंक देगा, उसमें से कुछ निकाल के यूज कर लेगा, जिसकी वजह से वो क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक है, उसके अंदर दूसरी सारी सेमी प्रेशियस मेटल्स हैं जो नहीं डिकम्पोज होने वाले. तो उसकी वजह से हम उसमें नहीं देखना चाहते, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम क्या है, SBCC करके होता है, सोशल बिहेवियरल कम्युनिकेशन एंड करेक्शन. तो इसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, अगर हम कुछ भी यूज कर रहे हैं तो हाँ भाई, अगर ये प्लास्टिक का कप है मैं एक ही बार पानी पी के फेंकूंगा, इससे अच्छा अगर मुझे 2 घंटे तक यही पानी का प्लास्टिक पेपर कप में यूज कर लूं तो चल जाएगा. वी कैन माइंडफुलनेस इम्प्लीमेंट करके हम उस चीज को और बेटर कर सकते हैं इन डे टू डे लाइफ. ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर कि हम इसको जब हम एक बिजनेस की तरह देख रहे हैं तो हम उसमें किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. कोई AI यूज कर सकते हैं ताकि प्रिसिशन आए, ट्रेसेबिलिटी ऑफ द थिंग्स, मतलब आपका जो वेस्ट है वो इंक्रीज हो जाए, सप्लाई चेन ब्लॉकचेन सप्लाई चेन मैनेज करना बेटर हो जाए. ये सारी चीजों में हम AI भी यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए. तो देखिए काफ़ी चीज़ें हैं हो रही हैं, लेकिन ये एफर्ट्स अभी जो आप लोगों की सबकी बातें सुनी थोड़े बिखरे बिखरे से लग रहे हैं. इनके लिए क्या कुछ एक कलेक्टिव पॉलिसी हो, इनके लिए कोई क्या कलेक्टिव फ्रेमवर्क हो, इनके लिए कोई एक कलेक्टिव अप्रोच हो, शायद वो बहुत ज़रूरी है. एक छोटा ब्रेक यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद आके इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे. आपका हमारा रोल ठीक है एक लेवल तक है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क में इसे बांधने से बात और बेहतर हो जाएगी या कुछ और करना ज़रूरी है. एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे. वेलकम बैक. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हम यहाँ पर कर रहे हैं. हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं. ब्रेक से पहले हमने देखा कि कैसे पर्यावरण के साथ हम जुड़ सकते हैं डे टू डे लाइफ में, इन किसी एक पैशन के तौर पे, बिजनेस के तौर पे, तमाम चीज़ें. लेकिन एनवायरनमेंट के साथ अभी बहुत लंबा रास्ता और बाकी है. राइट अंकित, ये बताइए कि जो आप काम कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल लक्षिता जो काम कर रही है, इवन गिरीश जी भी, क्या सरकार की तरफ से, मान लीजिए आपने जैसे इको फ्रेंडली स्टोर्स बनाए, उन्होंने रिसाइकलिंग की, कोई योजनाएं हैं जिसमें आपको इंसेंटिवाइज किया जाता है, कुछ आपको प्रोत्साहन मिलता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या ये आप अपने से ही कर रहे हैं? तो विपिन, सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि पारंपरिक ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा की तरफ प्रोत्साहन दे रही हैं बढ़ने के लिए. अगर मैं कुक स्टोव्स की बात करूं तो कुक स्टोव्स जो हैं वो एक ऐसे सेक्टर में ऑपरेट करते हैं जो कि एयर पोल्यूशन, एनर्जी एक्सेस, जेंडर, इन सभी चीजों के बीच में है. और इस वजह से पब्लिक पॉलिसी जो इसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है उसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है. उसी तरीके से बाकी कई सारी चीजें, जैसे जिन चीजों में लक्षिता काम कर रही हैं या गिरीश जी भी काम कर रहे हैं, वो कई ऐसी चीजों के मेले में आती हैं जहां पे कि डायरेक्ट पॉलिसी जो इन सब चीजों को मदद करे बनाना मुश्किल है. लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ऐसी कई पहल हैं जो कि निवेश को या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में इन सभी सेक्टर्स में बढ़ावा दे रही हैं. दैट्स फाइन, ये ठीक है. लेकिन अब देखिए इसमें ही शायद गिरीश जी एक अप्रोच का ही अंतर होगा कि इंडिविजुअल की आपको रिसाइकलिंग प्लांट लगाना है या आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जैसा अंकित बना रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग योजनाएं होंगी, या आप जो काम कर रहे हैं शायद उसके लिए भी कुछ होगा. लेकिन क्या एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, मतलब जहां आपका एक बड़ा लक्ष्य है मेरा पर्यावरण, अब उस पर्यावरण के लिए चाहे पेड़ लगाने हो, चाहे मुझे रिसाइकलिंग करनी हो, चाहे कोई ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना हो, क्या वो एक फ्रेमवर्क के अंदर आएगा तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी? शायद एक फ्रेमवर्क में इतनी डाइवर्स चीजें आना शायद डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जैसे ये कमर्शियल बिजनेस है, वो अलग अलग चीज कर रहे हैं. एक फ्रेमवर्क में शायद डिफिकल्ट होगा. लेकिन फॉर एग्जांपल अभी हमारे रिफॉरेस्टेशन की बात करें, सरकार की कई सारी स्कीम है फार्मर्स के लिए या गरीब लोगों के लिए, जिसकी अपनी जगह है और जरूरी है वो.
उसी तरह से रिफॉरेस्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको उसके लिए स्पेसिफिक इंसेंटिव्स या स्पेसिफिक हेल्प संस्थाओं को मिलनी चाहिए, हमारी जैसे संस्थाओं को मिलनी चाहिए, जिससे हम लोग ये बहुत बड़ा काम जो है ये कर सके। दिस इज इम्पोर्टेंट, सेपरेट स्पेसिफिक चीज चाहिए होगा इसके लिए, आई थिंक। दूसरी चीज है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई, अभी हम लोग नेट जीरो की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कई कॉर्पोरेट्स हैं जो वॉलंटरीली नेट जीरो या नेट वाटर जीरो वगैरह ऐसा ये लोग काम, उनका खुद का पॉलिसी रहता है। इसी टाइप की एक कंपलसरी होना चाहिए कि अबव सर्टन साइज, all companies above certain size should be doing net zero for all, मतलब whether it is pollution, whether it is recycling बोलिए आप, या पानी के लिए बोलिए, या tree plantation, whatever, all things. So there has to be net zero policy for all corporates above a certain size. I mean, there are ऐसे इस टाइप के कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी। तो आई थिंक जस्ट टू कंक्लूड द थिंग कि देखिए काम आप सब लोग कर रहे हैं, आई थिंक सरकार की भी एक अपनी बड़ी भारी योजना है जिसमें वो पूरा ये रिफॉरेस्टेशन का काम कर रहे हैं, उसमें आप जैसे संस्थाएं उनके साथ मिलेंगी, और देश की बहुत ही ज़्यादा विविध ज्योग्राफी है, ऐसा भी नहीं कि पूरा देश एक जैसा है, तो शायद थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है नॉर्थ टू साउथ जाते जाते, बट आपका काम में भी, अंकित का काम या फिर लक्षिता का काम, ये सारे काम इन्वायरमेंट के लिए हैं, इन्वायरमेंट फोकस्ड हैं और एक प्लान्ड वे में हैं। लेकिन मुझे ये लगा, मतलब सारी आप लोगों की बातें सुन के, कि अगर वो, आपकी बात सही है गिरीश जी, कि शायद इसका नेचर इतना डाइवर्सिफाइड है कि एक फ्रेमवर्क में लाना मुश्किल है, लेकिन क्या कोई एक डिपार्टमेंट बना के, क्या कोई एक मिनिस्ट्री बना के, क्योंकि इन्वायरमेंट पे काम करते हैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ, लेकिन वो इतनी अलग अलग हो जाती हैं या इतनी डाइवर्सिफाइड हो जाती हैं कि शायद वो एक लक्ष्य के तौर पे नहीं दिखती हों। आई होप आप लोग ज़्यादा इस पे बेहतर समझते हैं। आज के इस कार्यक्रम का हमारा लक्ष्य ये था कि हम ये बताएं दर्शकों को कि देखिए कितना काम हो रहा है ज़मीन के ऊपर, किस तरीके का काम हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें लोग सुनेंगे, जानेंगे, तो शायद वो अपने लेवल पर, जैसा अंकिता ने कहा कि ग्लास से एक छोटा सा पेपर कप ही है, आप एक बार उसे पी के फेंक देते हैं, फिर वो आगे उसकी रिसाइकलिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, घर का कोई बड़ा लैपटॉप या टीवी भी हो, हर तरह का गैजेट हो, आपको एक कॉन्शियसनेस तो आएगी कि ये मेरे एनवायरनमेंट के लिए कितना मैटर करता है, तो आप अपने लेवल पे रोल प्ले करेंगे। साथ में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ देख सकते हैं कि चलो मैं भी ये काम करके देखूं, क्योंकि वक्त की डिमांड है। और जैसा गिरीश जी कर रहे हैं, शायद और भी संस्थाएं हैं जो कर रही होंगी सरकार के साथ मिलकर या ऑल अलोन, लेकिन सबका कलेक्टिव एफर्ट ही है जो मैटर करेगा। क्योंकि समय कम है, विषय तो बहुत वृहद है, लेकिन हम सिर्फ एक जागरूकता वाले स्तर पर चीज़ें लेकर आना चाहते थे, लोगों को अवेयर करना चाहते थे, और अपने आसपास अगर वो चीज़ें होते हुए देखेंगे तो शायद उनकी सोच में ये चीज़ और आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का, और सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।